नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा पर ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद आगे की राह और अमेरिका में आर्थिक शटडाउन पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका में करीब 7 साल बाद फिर लौटा शटडाउन। सीनेट से नहीं पारित हो पाया फंडिंग बिल। कुछ सेवाओं पर लग सकता है अस्थायी ताला। लाखों कर्मचारियों की बगैर वेतन छुट्टी पर जाने की नौबत। ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर हमास की माथापच्ची जारी। हमास में फूट की खबरें। एक धड़े को योजना पसंद, दूसरे का हथियार डालने के प्रावधान को हटाने पर जोर। ट्रंप का 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम। जब्त रूसी संपत्ति के उपयोग और ड्रोन खतरों पर यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत संपत्ति के इस्तेमाल पर जोर। यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन वॉल बनाने पर चर्चा। 48 घंटे के बाद अफगानिस्तान में इंटरनेट सेवा बहाल। काबुल सहित कई प्रांतों में करने लगा काम। तालिबान ने राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट को किया खारिज। खबर को बताया कोरी अफवाह। भीषण भूकंप के झटकों से थर्राया फिलीपींस। 69 की मौत, 150 घायल, 6.9 तीव्रता। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा दुख। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हमास को धमकी का असर दिखने लगा है। हमास में ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर बड़ी फूट पड़ गई है। इस सब के बीच ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर अभी भी हमास के रुख का सभी को इंतजार है। कतर और मिस्र जैसे अरब देश भी हमास को मनाने में लगे हुए हैं। डर है कि हमास नहीं माना तो गाजा में फाइनल तबाही शुरू हो जाएगी। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो हमास के पास अंतिम मौका है। इस गंभीरता को शायद वो भी समझ रहे हैं और युद्ध खत्म कराने के लिए ट्रंप की 20 सूत्री योजना की समीक्षा में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने हमास पर दबाव बढ़ाते हुए जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन का मौका दिया है। कतर में हमास के साथ बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि हमास में भी इसे लेकर मतभेद हैं। एक धड़ा बिना शर्त ट्रंप की योजना को मानने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा गुट हथियार डालने और राजनीतिक भूमिका वाले प्रावधान को हटाने पर जोर दे रहा है। हमास के जवाब के इंतजार के बीच इजराइल ने गाजा शहर पर हमला तेज कर दिया है। आईडीएफ ने नागरिकों के लिए दक्षिण से उत्तर गाजा की ओर जाने वाले खुले आखिरी मार्ग को भी बंद कर दिया है। ट्रंप की शांति योजना के तहत अगर दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा। योजना की मंजूरी के 72 घंटे के भीतर हमास को सभी शेष बंधकों को रिहा करना होगा। अगर हमास इसे खारिज कर देता है तो उसे नेस्त नाबूद करने के लिए इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल होगा। जैसे ही दोनों पक्ष इस योजना को मंजूरी देंगे, इजराइल अपनी सेना को हटाना शुरू कर देगा। गाजा को तय दूरी तक खाली कर देना होगा। इजराइल ने प्रस्ताव को स्वीकार जरूर कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना गाजा के कई इलाकों में मौजूद रहेगी और साथ ही अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र को किसी भी सूरत में मंजूरी नहीं दी जाएगी। योजना में हमास के हथियार डालने और भविष्य में किसी भी तरह की राजनीतिक भूमिका नहीं होने की बात कही गई है, तो सवाल उठता है कि हमास नहीं तो गाजा को चलाएगा कौन? गाजा में प्रशासन के सारे कामकाज अस्थायी बोर्ड और एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी करेगी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि इनका चयन कैसे होगा। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इस कमेटी की निगरानी करेंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार तक ट्रांजिशनल अथॉरिटी के पास ही सारी ताकतें रहेंगी। प्रस्ताव में गाजा को अलग क्षेत्र बताते हुए फिलिस्तीन से जोड़ा भी नहीं गया है। गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय बल का गठन भी किया जाना है। हालांकि इसे लेकर भी कई पेच है कि फोर्स किस देश से आएगी, क्या ये अपने लोगों की सुरक्षा करेगी या सिर्फ
एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करेगी। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इजराइल अपनी सेना कब हटाएगा। सिर्फ इतना कहा गया है कि गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक इजराइल की कुछ जिम्मेदारियां होंगी। प्रस्ताव में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिलाने की कोई गारंटी भी नहीं दी गई है। और आइए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अंशु जोशी, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे पहला सवाल यही है कि जो अभी खबरें आ रही हैं हमारे पास, उससे ये पता लग रहा है कि हमास के अंदर फूट पड़ गई है ट्रंप की शांति योजना को लेकर। क्या कहेंगे आप कि ट्रंप की धमकी का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है? चंद्रशेखर जी, ट्रंप की धमकी तो नहीं, पर जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां पश्चिम एशिया क्षेत्र में बनी हुई है और हमने जिस तरह से स्थितियों को बदलते हुए देखा, तब जबकि इजराइल ने बीते दिनों कतर पर हमला किया और इसके बाद जो OIC देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, इसके बाद हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट होते हुए देखा। इसके बाद देखिए 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए खेद भी जताया, माफी भी मांगी। तो वहां से मुझे लगता है कि स्थितियां युद्ध शांति की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ने लग गई थी। और जो ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव है, ये बहुत कुछ बाइडेन ने जो अपने कार्यकाल में एक शांति प्रस्ताव रखा था इन तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने, उसे मिलता जुलता प्रस्ताव है। पर इसको लेकर के हमास में फूट पड़ गई है, क्योंकि इस शांति प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि गाजा को एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट के रूप में, या पैलेस्टीन को जो एक एक्नॉलेजमेंट दे करके वहां सरकार बनाने की बात की गई है, उसमें हमास का कोई दखल नहीं होगा। यानी कि हमास किसी भी प्रकार की राजनीतिक भूमिका पैलेस्टीन या गाजा से संबंधित नहीं निभाएगा। तो इसको लेकर के हमास में एक हम देख रहे हैं कि कैसे 2 धड़े बन गए हैं। और एक धड़ा हालांकि इसका समर्थन कर रहा है, इस पूरे शांति प्रस्ताव का युद्ध शांति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो बिल्कुल भी इस एक शर्त के लिए तैयार नहीं है। पर चंद्रशेखर जी, इस शांति प्रस्ताव के माध्यम से जो बिंदु रखे गए हैं, उस पर इजराइल समेत जो अरब देश के दूसरे मुल्क हैं वो राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक रे ऑफ होप तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर जोशी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो ये शांति प्रस्ताव है इसका स्वागत किया है और ट्रंप की ओर से 3 और 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर हमास की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता तो उसके बाद की स्थिति क्या कुछ देखती हैं आप? चंद्रशेखर जी, स्थितियां तो अभी भी तनावपूर्ण लगातार बनी ही हुई हैं। और बीते दिनों जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत ने अपनी बात रखी थी, पैलेस्टीन और इजराइल की समस्या को सुलझाने के लिए भारत लगातार 2 स्टेट थ्योरी को रख रहा है, या इस सोल्यूशन को रख रहा है, जिसके माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि हमास मुक्त पैलेस्टीन हो, उसको एक्नॉलेजमेंट हो, और साथ ही साथ इजराइल की आंतरिक सुरक्षा का जब प्रश्न आता है तो वो भी एक सुनिश्चित रहे। और इस एक समाधान के साथ भारत ने प्रस्ताव UNGA में भी रखा था। और पैलेस्टीन को जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारी विदेश नीति ने हमेशा से देकर के रखा है। इसी बात को मैं कहूंगी कि अभी जो वर्तमान शांति प्रस्ताव है उसमें हम मुख्य बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है कि हमास की यदि किसी प्रकार की राजनीतिक भूमिका नहीं रहती है पैलेस्टीन से संबंधित, तो फिर हो सकता है कि हमास इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। और यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो देखिए, संघर्ष तो पश्चिम एशिया में जारी ही है, लेकिन सूनर या लेटर ये हमास के भी समझने की बात होगी कि प्रॉक्सी है, एक आतंकवादी संगठन है, कब तक दूसरे प्रॉक्सीज के साथ या जो दूसरे देश इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी सहायता से इस युद्ध को हमास लड़ता रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल अपना जो संघर्ष है और अपनी जो अटैक्स हैं उसको तीव्र करता जा रहा है। इस सब के भी सवाल ये भी आता है डॉक्टर जोशी, कहीं ना कहीं इजराइल की ओर से ये कहा गया है कि वो अमेरिका में तो बोल के आए थे, वहां पर राजी हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बयान दिया है कि एक साथ वो अपनी सेना को वहां से नहीं हटाएंगे, पैलेस्टाइन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये कहीं समस्या तो नहीं खड़े करेगा? देखिए, जब इससे शांति प्रस्ताव से जुड़े हुए क्षेत्र के सभी देश किस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये भी अपने आप में एक निर्धारक तत्व होगा। लेकिन यहाँ इजराइल के भी समझने की बात है कि जिस तरह से इजराइल के अस्तित्व को विश्व ने स्वीकारा या देशों ने मान्यता दी, तो उसी तरह से पैलेस्टीन के अस्तित्व को स्वीकारना भी बहुत आवश्यक है यदि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के संघर्ष को समाप्त करते हुए शांति की स्थापना करनी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक एडजस्टमेंट या एक यहाँ पे सहमति की भूमिका तो इजराइल को भी बनानी होगी। और भारत का पक्ष भी यही है। डॉक्टर जोशी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
अब आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ होगा? हमास के ऊपर कितना दबाव है, क्योंकि पूरी दुनिया के अधिकतर देश इस शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, तो हमास की ओर से बिल्कुल। किस तरह के रुख की आप आशा कर रही हैं? देखिए, जिस तरह की स्थितियां अभी वर्तमान समय में बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अरब देश के दूसरे मुल्क हैं, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, कतर हो, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की जैसे जो देश हैं, जो इस क्षेत्र के बाहर हैं लेकिन समर्थन कर रहे हैं इस शांति प्रस्ताव का। सऊदी और यूएई भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल की ओर से भी सशर्त हम समर्थन मिलते हुए देख रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, ये एक भारत की ओर से दिया गया समाधान है। तो एक वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के सहमति तो बनती हुई दिखाई पड़ रही है और हमास को भी ये समझने की आवश्यकता है कि दूसरे देशों के फ्यूल पर, प्रोवाइड किए गए पैसे पर, इक्विपमेंट्स पर वो इस युद्ध को कब तक लड़ पाएगा। तो ये एक समझने की बात दोनों ही के लिए है, इजराइल के लिए भी है और हमास के लिए भी है। और हमास मुक्त पैलेस्टीन बहुत आवश्यक है चंद्रशेखर जी, क्योंकि किसी आतंकवादी संगठन से हम किसी देश ठीक है। को राजनीतिक रूप से चलाने की ना अपेक्षा कर सकते हैं, न ये बात मान्य हो सकती है। अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अबे क्या मस्त बाइक है यार। अंकल की कोई अभी तुड़वा दी क्या? अरे नहीं नहीं, तो कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या? 8,000 का। मतलब भाई, इस जीएसटी बचत उत्सव 350 सीसी से कम की हर बाइक पर होगी लगभग 8,000 तक की बचत। तो मिला ना खजाना। क्या बात है यार, बढ़िया। अब चल, तुझे घुमा के लाता हूँ। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में लाखों फेडरल कर्मचारियों, यानी कि वहां की केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी पर संकट खड़ा हो गया है। 23 में से 21 विभागों ने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट से लेकर पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में भारी रुकावट का खतरा पैदा हो गया है। इसका कारण है फिस्कल शटडाउन। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए इस बारे में विस्तार से बताते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े संकट सुलझाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर एक बार फिर मात खानी पड़ी है। ट्रंप प्रशासन अस्थायी फंडिंग बिल पर विपक्ष के साथ मतभेद को दूर नहीं कर पाया, जिसके चलते कई सालों के बाद अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन लौट आया है। इससे गैर अनिवार्य कर्मचारियों के सामने बगैर वेतन के छुट्टी पर जाने की नौबत आन पड़ी है। अमेरिका के उच्च सदन सेनेट में बिल पर मंगलवार को वोटिंग हुई। इसके समर्थन में 55 जबकि विरोध में 45 वोट पड़े। 100 सदस्यों वाले सदन में बिल को पारित कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। संसद के दोनों सदनों में बहुमत के बावजूद बिल पास कराने में विफल रहने के बाद ट्रंप ने इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बताया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भी इसे डेमोक्रेट शटडाउन बताया गया है। दरअसल दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई थी। डेमोक्रेट्स इसके मद में पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन इस मांग को गैर वाजिब बता रहे हैं। सोमवार को दोनों दलों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना जरूरी होता है। अगर कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट और हाउस किसी वजह से सहमत नहीं होते हैं और फंडिंग बिल पारित नहीं होता है, तो कई गैर जरूरी सेवाएं और दफ्तर बंद हो जाते हैं। इनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार के कई महत्वपूर्ण अंगों का काम रुक जाता है, जिसके चलते इसे शटडाउन कहा जाता है।
हालांकि शटडाउन में सीमा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और हवाई यात्रा नियंत्रण जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि खाद्य सहायता कार्यक्रम, सरकारी वित्त पोषित प्री स्कूल और राष्ट्रीय उद्यानों का संचालन रोकना पड़ सकता है। लेकिन अगर शटडाउन लंबे समय तक जारी रहता है तो हवाई यात्रा को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से ही ट्रंप नौकरियों में कटौती की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उनके लिए और अनुकूल साबित हो सकती है। हालांकि अमेरिका में शटडाउन अब आम सी बात हो गई है। 5 दशक में 14 बार इस समस्या से जूझना पड़ा है। रोनाल्ड रेगन को सबसे अधिक 8 बार इसका सामना करना पड़ा। ट्रंप के पहले कार्यकाल 2018 में सबसे लंबा 36 दिन का शटडाउन देखने को मिला था। बीते मार्च में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी, लेकिन समय रहते इसे दूर कर लिया गया। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर जोशी, अमेरिका में जो ये स्थिति शुरू हो गई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसी भी देश में जब आंतरिक रूप से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो निश्चित रूप से सरकार जिस प्रकार की इकोनॉमिक स्टेट्स क्राफ्ट को या जिस प्रकार से पॉलिसी निर्माण को लेकर के आगे बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। हम ये तो जानते हैं कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम देखें कि अमेरिका का यदि कर्ज को हम देखें तो वो 37 बिलियन USD है। और बीते कुछ दिनों में हमने जिस तरह से वर्तमान राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों के साथ या अपने देश के परिप्रेक्ष्य में फैसले लेते हुए देखा, हमने देखा कि किस तरह से भारत, ब्राजील और दूसरे ग्लोबल साउथ के देशों पर उन्होंने हेफ्टी टैरिफ्स इंपोज किए, और इसका कहीं ना कहीं असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका का कर्ज प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और उसको ध्यान में रखते डॉक्टर हुए जोशी, फिलहाल तो ये जो शटडाउन है वहां पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है वहां पर अमेरिका में? हम अमेरिका की जो घरेलू स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का ही जवाब दे रही हूं। ये जो शटडाउन है ये तब होता है जब सीनेट सरकार को जो फेडरल सिस्टम चलाने के लिए खर्चे की आवश्यकता होती है उससे संबंधित बिल को पास नहीं करती है। और चंद्रशेखर जी, ये एक साइक्लिक हम देख सकते हैं कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था है और यदि वो सकारात्मक रूप से या पॉजिटिवली टेंजेंट पे काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से शटडाउन की स्थिति बनती है। और शटडाउन की जब स्थिति बनती है तो कई लोगों की नौकरियां जाती हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, GDP ग्रोथ पर भी असर पड़ता है और फिर इसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो अपने आप में खराब अर्थव्यवस्था और शटडाउन एक साइकिल की तरह एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं। वही स्थिति अभी हम बनी हुई देख रहे हैं जहां पर ये शटडाउन की स्थिति बन गई है और इसमें जितनी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है फेडरल गवर्नमेंट की उनको बंद कर दिया गया है। तो जैसे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या संग्रहालय हैं उनको अभी बंद कर दिया गया है। और लंबे समय तक यदि ये शटडाउन चला तो निश्चित तौर पर लगभग 9 लाख लोगों की नौकरी पर और अलग अलग प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर जोशी, हम ये जानना चाहेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त पे एक बार भी शटडाउन नहीं हुआ, पिछली बार जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त पे 3 बार शटडाउन हुआ, फिर अभी ये शटडाउन हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप को कुछ ज्यादा ही राजनीतिक विरोध झेलना पड़ रहा है वहां पर? सिर्फ राजनीतिक विरोध की नहीं है चंद्रशेखर जी, जिस तरह की आर्थिक नीतियों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है, डिवाइस करती है, इंप्लीमेंट करती है, उससे जुड़े हुए फिर जिस प्रकार के आर्थिक रेपरकशन सामने आते हैं तो तब ये शटडाउन की स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। आप याद कीजिए बाइडेन के समय एक डेट क्राइसिस की सिचुएशन बनी थी जिसमें कि अमेरिका अपना कर्ज चुका पाने में असमर्थ था और फिर डेट सीलिंग को बढ़ाना पड़ा था अमेरिका को। तो ये जो आंतरिक आर्थिक चुनौतियां बनती हैं इसका कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक नीतियों से सीधा सीधा संबंध होता है। लेकिन तब रिपब्लिकन्स ने उनका साथ दिया था। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक केवल ओबामा हेल्थ केयर को लेकर के पूरे देश में शटडाउन कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं? आप अपना प्रश्न फिर से पूछेंगे? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जो आप डेट की बात कर रहे हैं, तब उस वक्त पे हमने देखा था कि कई रिपब्लिकन्स थे जिन्होंने डेमोक्रेट्स को उस वक्त पे समर्थन दिया था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ओबामा हेल्थ केयर को लेकर के पूरे देश में शटडाउन कर देना, इसको आप किस तरह से देखती हैं?
देखिए, डेट क्राइसिस की जब सिचुएशन बनी थी, उसका फिर सीधा इंपैक्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने का खतरा बन गया था। तो उस समय हमने देखा कि एक राष्ट्रीय चुनौती और इस प्रकार की स्थिति बन गई थी जिसमें उनकी अपनी इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी भी स्टेक पर थी। अभी जो ये शटडाउन की स्थिति है चंद्रशेखर जी, ये एक आंतरिक विरोधाभास, आंतरिक राजनीति और आंतरिक आर्थिक समस्याओं से चलिए, दो चार होते आंतरिक हुए सरकार राजनीति को देख इसमें रहे हैं है। विरोधी। अब ये जो शटडाउन आप की मुझे स्थिति मेरी आ बात गई पूरी है, करने दीजिए चंद्रशेखर जी। जी पूरा कीजिए जी अपना, आप बोलिए। ये जो शटडाउन की स्थिति आ गई है, इससे राजनीतिक फायदा किसको किस तरह से होगा? निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि शटडाउन की वजह से कई लाख लोगों की नौकरियों पर बन आई है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद हो गई हैं, इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ पर इसका असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेट जो हैं, अब अगले वर्ष आप देखिए मध्यावधि चुनाव भी होने वाले हैं, तो वो एक यहाँ से अपना राजनीतिक फायदा उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और रिपब्लिकन्स निश्चित तौर पर यहाँ पर अपना जो ग्राउंड है वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो ट्रंप कहीं ना के कहीं समय वहां ये चुनाव आने वाले हैं, परिस्थिति इसलिए बनी इस हुई तरह की स्थिति बन रही है, ये एक कहा जा सकता है। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कोकोनट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूसी ड्रोन्स द्वारा यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्रों के उल्लंघन के आरोपों के बीच डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 यूरोपीय देश एक मल्टीलेयर ड्रोन वॉल बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक कर रहे हैं, जिससे ऐसे ड्रोन्स को ट्रैक कर गिराया जाए। दरअसल हाल के दिनों में एस्टोनिया, डेनमार्क और पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन देखे जाने का दावा किया है। इस बैठक में जब्त की गई रूसी संपत्ति का उपयोग यूक्रेन की सहायता के लिए करने पर भी विचार होगा। अमेरिका के क्वांटिको में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में तैनात अमेरिकी टॉप सैन्य कमांडरों को संबोधित किया। उन्होंने देश के कुछ शहरों में बढ़ते अपराध का हवाला देते हुए कहा कि देश अंदरूनी जंग का सामना कर रहा है। उन्होंने डेमोक्रेटिक शहरों को सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का सुझाव भी दिया। वहीं रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने भी मोटे जनरलों की आलोचना करते हुए सेना में सख्त फिटनेस और अनुशासन नियम लागू करने की बात कही। फिलीपींस में 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा घायल हो गए हैं। ये भूकंप मंगलवार रात 10 बजे सेबू प्रांत में आया। इस दौरान कई इमारतें और पुल भी गिर गए। फिलीपींस में ये भूकंप इस साल की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा है। पोप लियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठोर आव्रजन नीतियों की कड़ी आलोचना की और सवाल उठाया कि क्या ये नीतियां कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं के अनुरूप हैं। पोप ने कहा कि गर्भपात का विरोध करने वाले अप्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं।
इंडोनेशिया के जावा में एक ढहे हुए स्कूल के मलबे में अभी भी 91 छात्र फंसे हुए हैं। बचाव दल जीवित बचे छात्रों की तलाश में जुटे हैं। दरअसल सिदोअर्जो शहर में बहुमंजिला इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल सोमवार को अचानक ढह गया। उस वक्त छात्र दोपहर की नमाज के लिए एकत्र हुए थे। मोरक्को में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार की मांग को लेकर कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद मंगलवार देर रात कई शहरों में युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। दरअसल यहां भी नेपाल की तर्ज पर युवा आंदोलन कर रहे हैं।